हेलो फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं कहानी लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्यार के इंतज़ार में। जी हाँ, जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुकी हूँ कि ये कहानी हमारे 3 किरदार नैना, मनीष और शेफाली के इर्द गिर्द घूमती है। इस सर्दी में इस कहानी में भी एक हिल स्टेशन का ज़िक्र होगा जिसको सुनकर शायद आपको भी थोड़ी ठंड महसूस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी प्यार के इंतज़ार में। आज उसने मुझे गले से लगा लिया और उसके बिना कुछ कहे मुझे महसूस हुआ कि मैं उसे सचमुच चाहती हूँ। अच्छा लग रहा है, खुश हूँ। मैं नहीं जानती कि प्यार मेरी ज़िंदगी में इस तरह दस्तक देगा, चोर दरवाजे से। पर इतना जान गई हूँ कि मोहब्बत में हमेशा जन्म जन्मांतर की कस्में, वादे की और अटूट रिश्तों जैसी कोई बात नहीं होती। ये कभी कभी एक छोटा सा टुकड़ा होता है वक्त का, कुछ सेकंड, जिसमें एहसास सिमटा होता है किसी तारे के टूटते समय दुआ मांगने जैसा, जो गुदगुदा कर गायब हो जाता है। दिसंबर 16, 2010। मैंने डायरी बंद करके छत की मुंडेर पर रख दी और हाथ में पकड़ी कॉफ़ी का एक बड़ा सा घूंट भर लिया था। गर्माहट गले से नीचे उतरी तो आराम लगा, वरना ठंडी हवा से कपकपी छूट रही थी। पचमढ़ी में टेम्परेचर आज 10 डिग्री था। मैंने शॉल को अपने चारों तरफ और कस लिया। सामने सागौन के ऊंचे पेड़ों में ढकी सतपुड़ा की पहाड़ियों के पीछे कहीं सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। हमेशा हो जाता है जब भी मैं अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलटती हूँ। कुछ घंटों के लिए बेचैन हो जाती हूँ। मन 10-15 बरस पीछे पहुँच जाता है, जब मैं, नैना और मनीष कॉलेज में पढ़ रहे थे। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। कॉलेज के बाद देर रात तक इंदौर के सराफा में खाते पीते हम दोस्ती के साथ ज़िंदगी का हर स्वाद चख रहे थे। मनीष तो एक नंबर का चटोरा था। शेफाली, ये ट्राई करें, भुट्टे का ब्रेड रोल। चल कुल्फ़ी खाते हैं स्ट्रॉबेरी के साथ। मैं भी खाने की शौकीन थी, पर नैना, वो हर चीज़ में बैलेंस बना कर रखती, क्योंकि उसका सपना एयर होस्टेस बनने का था। वो अपने आप को फिट रखना चाहती थी। नैना की तरह मनीष ने भी अपना सपना तय कर रखा था, अपने पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। हम तीनों दोस्तों में एक मैं ही थी जो अब तक तय नहीं कर पाई थी कि क्या करना है। कभी कभी मेरे पढ़ने के शौक़ और डायरी लिखने की आदत को देखकर सबको लगता कि मैं लेखिका बन जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये मेरा सपना है, क्योंकि डायरियाँ तो मेरा एकदम अपना कोना थी, मेरा पर्सनल हाइड आउट। और मैंने जब कभी सपना देखा भी तो उसमें मुझे मनीष ही नज़र आया। हल्के घुंघराले बाल और चमकती बच्चों जैसी आंखों वाला वो लड़का, जो मुझे पता नहीं कब से बहुत अच्छा लगता था। मैं तब शायद उसकी हो जाना चाहती थी। बस मेरी डायरी उसी के जिक्र से भरने लगी थी। फिर एक दिन रात के 10 बजे उसने मुझे गर्ल्स हॉस्टल के नीचे बुलाया। हॉस्टल में 8 बजे के बाद किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी, पर उससे क्या। छिपते छिपाते मैं 4 मंजिल सीढ़ियाँ उतरती हुई बाहर आई तो सांस ऊपर नीचे हो रही थी। मनीष ने मुझे देखते ही मेरी कलाई पकड़कर वहीं पड़ी बेंच पर बैठा दिया और फिर अगले ही पल एक बड़ा सा गुलाबी रंग का ग्रीटिंग कार्ड मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मैं भौचक्की सी उसका मुंह देखती रही और वही हुआ जो कई कई कहानियों, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में हो चुका था। यार शेफाली, तू मेरी तरफ से नैना के लिए ऐसी बात लिख दे कि वो मेरे प्यार को मना ना कर पाए।
और झट से हाँ कहते। वो मुझसे उस कार्ड पर नैना के लिए कोई बहुत खूबसूरत लाइनें लिखवाने आया था। 18 साल की उम्र में उस दिन पहली बार मेरा दिल बेआवाज़ टूट गया था। नैना वेट्स मनीष, ये 3 शब्द मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे शब्द हैं। मैंने उस दिन अपनी डायरी में लिखा था। हालांकि अब सोचती हूँ तो हंसी आती है अपने आप पर। बचपना था वो मेरा। 18-19 की उम्र भी कोई प्यार मोहब्बत समझने की होती है भला? तब तो मुझ में इतनी भी अक्ल नहीं थी कि ये समझ पाऊँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। दोस्त के रूप में मनीष करीब था, इसलिए उसी को हर खाके में फिट करने लगी थी। और नैना, वो खुद से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। हर छुट्टी वाला दिन अपनी ग्रूमिंग पर खर्च किया करती थी। उसने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में बोलना सीख रही थी। और मैं अकेले में मनीष का नाम बोल बोल कर ही खुश हो जाती थी। दीदी, खाने में क्या लेंगी? मैं चौंक गई। आसमान गहरा गया था। पता ही नहीं चला कब शाम बीत गई। सारा कसूर इस डायरी का है। इसके 2 पन्नों के बीच ना जाने कितना सारा वक्त छिपा है, जो लम्हा लम्हा अक्सर मेरे आज को ढक लेता है। सादी सी खिचड़ी बना लो उमा, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहा और भीतर चली आई। पचमढ़ी आकर कॉलेज लेक्चरर की नौकरी कर लेने के बाद मेरी ज़िंदगी बड़ी सादा हो गई। इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में ज़्यादातर तो टूरिस्ट ही होते हैं, और जो बाकी हैं वो होटल या रेस्टोरेंट चला रहे हैं। पर फिर भी मुझे यहाँ रहने के अपने फ़ैसले पर कभी अफसोस नहीं हुआ। अकेलापन यहाँ मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत की तरह मिला। उस रोज़ मेरी लिखी चिट्ठी पढ़ने के बाद नैना ने मनीष का प्रस्ताव झट से कबूल कर लिया था। वो मेरी दाहिनी कलाई पकड़े पकड़े कहती जा रही थी, सुनना शिफाली, देख तो कितना अच्छा लिखा है मनीष ने। मैं नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसकी पकड़ मेरी कलाई पर कस रही थी और मैं अपनी बाईं कलाई देख रही थी, जिन पर पिछली रात मनीष की उंगलियां छप गई थी जब वो मुझसे जिद कर रहा था। शिफाली, लिखना कुछ अच्छा। यार, तो एकदम पोएट टाइप लिखती है, और भी थोड़ा लिख देना कि नैना खुश हो जाए। उस रात मैं सोई नहीं थी। रात भर यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस पलटती रही कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे पीजी किस विषय में करनी चाहिए, लिटरेचर में या साइकोलॉजी में। उस रात मैंने पहली दफ़ा मनीष का सपना नहीं देखा था। पहाड़ों की सुबह बड़ी ताज़ी और नर्म होती है। मैं हल्का महसूस कर रही थी। तैयार होकर ठीक 10 बजे कॉलेज पहुंच गई। कक्षाएं बस दोपहर तक होती थी। उसके बाद का सारा समय मेरा अपना, जिसे मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। शादी कर ले शेफाली, कब तक ऐसी रहेगी? तेरे सारे दोस्त अपना परिवार बसा चुके हैं। माँ के उल्हाने अनसुने करके 5 साल पहले मैं यहाँ चली आई थी। यहाँ यानी सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में। छोटा सा हिल स्टेशन, छोटी सी नौकरी, ठीक ठाक तनख्वाह और ढेर सारा सुकून। लेकिन ये सुकून मेरे पास हमेशा से नहीं था। 19 साल की उम्र में जो एक बार खोया तो फिर किताबों में सिर घुसा लिया था। नैना और मनीष की शादी में भी परीक्षा का बहाना करके नहीं गई थी। सारे दोस्त ताना देते रहे। नैना और मनीष ने तो जी भरकर कोसा। उन्हें कैसे बताती कि प्यार में पड़ जाना आसान था, पर प्यार को भीतर दबा कर रखना, जाहिर ना करना कितना मुश्किल। वो भी जब आंखें उसे देख रही हो, कान सुन रहे हों, तो सबसे आसान तरीका था कि पर्दा गिराकर फिर सीन ही बदल दिया जाए। मैंने एमए यूनिवर्सिटी में टॉप किया, फिर रिसर्च के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं ज़्यादातर इंदौर में ही रहने लगी थी। होशंगाबाद में घर पर रहकर पढ़ना मुश्किल था। शादी की गुहार लगाती माँ, बुआ, मौसियों से कौन जूझता।
मनीष और नैना अपने अपने सपनों के साथ भोपाल में सेटल हो गए। मनीष बिजनेसमैन और नैना डोमेस्टिक एयरलाइन में एयर होस्टेस। मैं आते जाते उस शहर से गुजरती थी, मगर स्टेशन से बाहर निकलने का कभी मन ही नहीं किया। मिलने ना जाने के बहुत सारे कारण थे। एक तो नैना व्यस्त रहती थी, उसके महीने के 20-25 दिन तो फ्लाइट में गुजरते। हाँ, मनीष ज़रूर जिद करता, कभी तो रुक जाया कर यार, फॉर ऑल टाइम सेक, कितने अच्छे दोस्त थे हम। मैं बस हंसकर टाल देती, हाँ हाँ हाँ, आऊँगी कभी ज़रूर। और फिर मन में सोचती, नहीं, कभी नहीं। मेरा रिसर्च वर्क बस ख़त्म होने को था। सारा दिन मेरी आंखों के सामने अक्षर नाचते रहते थे। किताबों की महक नाक में भरी होती थी। हॉस्टल की स्टडी टेबल पर किताबों, रिसर्च पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ बनता जा रहा था। उन्हीं दिनों मुझे किसी काम से भोपाल जाना पड़ा। वहाँ मुझे कोई 1.5 महीना रहना था। यूनिवर्सिटी में रहने का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। कुछ दिनों की ही तो बात है। सोचकर किसी सस्ते होटल में ठिकाना बना लेने का ख्याल लिए मैं इंदौर से भोपाल के लिए चल पड़ी। स्टेशन पर सामान उतारकर कुली खोज रही थी कि एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने एकदम करीब से पुकारा हो, शिफाली। मैं चौंक कर पलटी। 5 साल बाद मनीष फिर मेरे सामने था। ये उन्हीं सर्दियों की एक शाम थी, नवंबर 2010। मनीष और नैना मुझे खींचकर जिद करके अपने घर ले आए हैं। उनके 2 मंजिल घर के ऊपर की मंजिल का एक कमरा मेरे लिए सजा दिया गया है। पढ़ने के लिए तेज़ रोशनी, छोटा सा फ्रिज, एक बड़ी सी टेबल और नर्म सा बिस्तर। नैना खुश है, बार बार मुझे गले लगा रही है। मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मनीष के इतने करीब। ये मेरी डायरी का वो पन्ना था जिसे मैं कई बार एडिट करना चाहती थी, इस उम्मीद से कि इसमें लिखा एडिट करने से शायद बीते दिन भी बदल जाएं। नैना और मनीष के घर में रहना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। दिन तो मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ही बिता देती थी, काम ना भी हो तो भी। वहाँ की लाइब्रेरी में नोट्स बनाने बैठ जाती थी, लेकिन शाम को तो लौटना ही पड़ता। शुरू के कुछ दिन तो नैना ने छुट्टी ली हुई थी। वो मेरा इंतज़ार करती, हम साथ खाना खाते। मनीष पुराने कॉलेज के दिन याद दिलाता रहता। मैं अनकंफर्टेबल हो जाती, क्योंकि उसकी यादों में मेरे ही किस्से होते। शिफाली, तेरे हाथ में हमेशा एक डायरी और पेन होता था, याद है? और सबके ग्रीटिंग कार्ड्स तुझसे ही लिखवाए जाते थे। ना जाने कितनों को प्रपोज किया होगा तूने। वह हंस हंस कर बोलता जाता। पता नहीं क्यों मैं अकेले में मनीष का सामना करने से कतरा रही थी, लेकिन अपने आप का सामना तो मुझे करना ही था। उन दिनों किसी रोज़ मैंने डायरी में लिखा, मुझे लगा था मनीष मेरी डायरी में पलने वाला एक चुप शख्स है, पर नहीं, वो कितना बोलता है और मुझे अब भी उससे कितना प्यार है। मैं खुद को अपराधी समझ रही हूँ। दिमाग सही गलत, ऊंच नीच के पैने तर्क कर रहा है। 11 नवंबर 2010। आजकल अपनी डायरी में कुछ अच्छा लिख रही हो या बस रिसर्च पेपर्स काले करने में लगी हो? मनीष पता नहीं कब से वहाँ खड़ा था। मैं हचकिचा गई, डर गई कि कहीं उसने पढ़ तो नहीं लिया, या कहीं मेरी आंखें मेरा चेहरा भेद तो नहीं खोल रहा। नहीं, वो नहीं जानता, कुछ नहीं। लेकिन उन्हीं दिनों मैं नैना की आंखें पढ़ रही थी। एक अजनबीपन तारी था उसमें, एक अनमना सा भाव।
उस शाम हम तीनों तालाब के किनारे बैठे थे। बीच में बनी मज़ार पर लहरें टकरा टकरा कर लौट रही थी। मनीष हमारे लिए भुट्टा सिकवाने चला गया। नैना ने मेरी कलाई थाम ली और बोली, मनीष बदल गया है, शायद मैं भी। हमारे बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा शेफाली। उसका बिजनेस और मेरी फ्लाइट की ड्यूटी ही बाकी है बस। बदल गए यानी? कब? आई मीन कब से? मैं घबरा गई कि कहीं मेरे आने से तो नहीं आया ये बदलाव, पर मुझे आए तो अभी 10 ही दिन हुए हैं। नैना ने मेरी कलाई छोड़ दी। दूर से दोनों हाथों में 2-2 भुट्टे लाते मनीष को देखकर मुस्कुराई और बोली, हम तो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं शेफाली। वो सेटल लाइफ चाहता है और मैं बादलों में उड़ना जानती हूँ। और भी बहुत कुछ है जो अलग है, बल्कि शायद सब कुछ। बट यू लव ईच अदर? मैंने हिचकते हुए सवाल किया। पता नहीं जवाब में मैं क्या सुनना चाहती थी। याद नहीं नैना ने क्या कहा था। नैना और मनीष के घर में रहते हुए मुझे रात के सन्नाटों में कई बार दोनों की तल्ख आवाज़ें सुनाई देती। मैं कान में रुई ठूंस लेती। कई बार रिश्तों का सच हमको हिला देता है। कई बार सच पर पर्दा पड़े रहना ही बेहतर विकल्प होता है। कभी कभी मनीष ऊपर चला आता 2 कप कॉफ़ी लेकर। हम ज़्यादा कुछ कहते सुनते नहीं, पर होता है ना ऐसा कि किसी का करीब होना ही मन पर ठंडे फाहे की तरह महसूस होता है। बस वैसा ही। पूरे 45 दिन उन दोनों के साथ रहने के बाद वो मेरे लौट जाने का दिन था। मैं ऊपर अपने कमरे में बिखरा सामान समेट रही थी। बार बार लगता जैसे कुछ छूट रहा है। शेफाली, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मनीष खड़ा था। मैं पलटी तो वो मेरे एकदम करीब था। मैं एक कदम पीछे हट गई थी। वो मेरी आंखों में देखता रहा, जिन्हें मैंने किसी तरह बह जाने से रोक रखा था। वो और आगे बढ़ा और मुझे कसकर अपने गले से खींच लिया। मैं जरा सा कसमसाई, फिर छोड़ दिया खुद को। मुझे लगा जैसे मैं उसका नाम बुदबुदा रही थी। मैं हैरान थी। सोचा था कि जो 18 बरस की कच्ची उम्र में महसूस किया था वो तो प्यार नहीं था, लेकिन जो अब महसूस हुआ उसे क्या कहूँ। प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, माना, लेकिन सबसे उलझा हुआ भी, जैसे एक गुत्थम गुत्था पुलिंदा। नैना के घर यानी मनीष के इतना करीब रहने के बाद मुझे अपने भीतर के कुछ छिपे रंग नजर आए, और उन्हीं रंगों को मैं मनीष के सामने बिखेर आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे हट जाना होगा यहाँ से। एक बार फिर पर्दा गिराकर सीन चेंज करने का वक्त आ गया शायद। 18 मार्च 2010। दीदी, ये क्या पुराना कबाड़ खोलकर बैठी हैं आप? कितना पढ़ाई करेंगी? उमा की आवाज़ सुनकर मैंने घड़ी की तरफ देखा और हाथ में पकड़ी डायरी परे सरका दी। 2 घंटे बीत गए थे। आज अरसे बाद छोड़ाए वक्त को पुकारने का मन कर रहा था, जैसे कोई कटी हुई पतंग को बड़ी उम्मीद से पेड़ों की शाखों से उतारता है। मैंने उमा को सब समेटने को कहकर अपना फ़ोन उठाया। कॉलेज के किसी दोस्त का फ़ोन आता ही होगा। मेरे बैच के 10-15 लोगों का एक ग्रुप पचमढ़ी घूमने आना चाहता है और इंतज़ाम की बागडोर मुझे सौंपती है। मैंने टालने की बड़ी कोशिश की थी। पचमढ़ी क्यों भाई? कहीं शिमला, मसूरी, गोवा वगैरह जाओ ना। ये छोटी सी जगह है और ना यहाँ समंदर ना बर्फ। लेकिन मेरी कौन सुन रहा था? वो सब तो पहले ही तय कर चुके थे। ठीक है, कर दूंगी सारे इंतज़ाम, अपनी ज़रूरतें बताओ। मैंने हार कर हथियार डाल दिए थे।
और आज मेरे पास नामों की एक लंबी सी लिस्ट आई थी। नैना, मनीष, 2 नामों पर जाकर मेरा मन उलझ गया था। उस शाम भोपाल में नैना और मनीष के घर से निकलते हुए मैंने उनसे कभी ना मिलने की कसम खाई थी। अपनी पोस्टिंग पचमढ़ी करवा ली, पुराने फ़ोन नंबर बदल डाले, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। हम नहीं मिले, पिछले सालों में एक बार भी नहीं। शाम को मैं एक होटल के बुकिंग काउंटर पर खड़ी थी। 12 रूम चाहिए थे। सारे कपल्स थे। मिसेस एंड मिस्टर अंकित शर्मा, मिसेस एंड मिस्टर विनीत अग्रवाल, मिसेस एंड मिस्टर सोहेल खान, मिसेस एंड मिस्टर। मेरे गले में कुछ अटकता हुआ सा महसूस हुआ। मनीष एंड नैना। बुकिंग करवा कर मैंने नाम और कमरों के नंबर की लिस्ट सबको मेल कर दी। होटल से निकलकर मेरा घर जाने का मन नहीं हुआ। मैं दिशाहीन यहाँ वहाँ टहलती रही। पाइन की पत्तियों की महक आई तो एहसास हुआ कि मैं कितनी दूर जंगल के अंदर चली आई थी। मनीष को फिर से देखने का ख्याल मुझे डरा रहा था। पिछली मुलाकात में उसका मेरे करीब आना कई सवाल खड़े कर रहा था। बरसों से पेपर वेट के नीचे दबा कर रखे कागज़ के पुर्जे जैसे अचानक हवा में उड़ने लगे थे। अंधेरा होने लगा तो मैं वापस जाने के लिए पलट गई। तभी मेरा फ़ोन बजा। कोई अननोन नंबर था। शिफाली, मैं नैना। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। नैना, कैसी हो? मैंने आवाज़ में एक चम्मच खुशी घोली। मैं ठीक हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। पर फ़ोन इसलिए किया कि तुमने जो रूम्स बुक किए हैं उनमें एक चेंज कर दो। मेरे और मनीष के लिए अलग रूम्स चाहिए। व्हाट? मैं चौंक गई। आई मीन व्हाई? अब हम साथ नहीं रहते शिफाली। हमें अलग हुए कई साल हो गए। बांस, शीशम और साल के पत्तों की जंगली खुशबू अपने में समेटे मैं घर लौट आई। पर आज जंगल ने मुझे हमेशा की तरह सुकून नहीं दिया। दिमाग बार बार नैना की बात पर अटक रहा था। वो और मनीष अब साथ नहीं। मन के किसी कोने में छुप छुप कर जो दुआ की थी वो अब पूरी हो गई थी। तो मैं खुश क्यों नहीं थी? मैं तो हमेशा से पाना चाहती थी। 18 की उम्र में जब उससे नैना ने प्यार किया तब, फिर उससे शादी की तब, फिर उसके घर 1.5 महीना बिताने के बाद आखिरी दिन जब उसने मुझे अपने सीने से लगाया तब भी। इतने बरस मैंने उससे प्यार करना कभी बंद नहीं किया, बल्कि उसकी तरफ से भी खुद को प्यार करती रही थी। घर पहुंचकर मैं चुपचाप कमरे की बत्तियां बुझाकर सो गई। कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप पचमढ़ी पहुंच गया था। मैं भी नाश्ते के समय वहीं होटल पहुंच गई। मुझे सबने खूब उल्हाने दिए, क्योंकि एक मैं ही थी जो सबसे कटी हुई थी। इसलिए चुपचाप सबके ताने सुनती रही। नैना देर तक मेरे गले लगी रही। मैं उसकी तकलीफ सोख लेना चाहती थी। पूछना चाहती थी कि तुम दोनों के अलग होने की वजह कहीं मैं तो नहीं। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर ना तकलीफ देखी, ना आंखों में कोई गिला शिकवा। हमेशा की तरह कड़क पहनावा और टिप टॉप मेकअप। मिस्ड यू अ लॉट कहते हुए वो मेरे पास बैठ गई। मैंने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, तुम और मनीष क्या हुआ नैना? कुछ नहीं हुआ शेफाली, यही तो बात है। वो लापरवाही से हंसती। मैंने अपने भीतर की हिम्मत समेटी और पूछा, जब मैं वहाँ तुम दोनों के साथ थी तब, या उसके बाद? मुझे अकुलाहट होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछूं। पर पता लगाऊं कि उन दोनों के अलग होने की वजह कहीं मैं तो नहीं थी। फिर लगा क्या फ़र्क पड़ता है।
दो लोगों के साथ होने या अलग होने की वजह अक्सर कोई तीसरा लगता है, पर वास्तव में होता नहीं। मैंने दूर टेबल पर बैठे मनीष को देखा। इतने सालों में वो थोड़ा बदल गया था। उम्र के निशान यहाँ वहाँ झलक रहे थे। मेरे भीतर टीस उठने लगी। उसके पास जाकर बैठने की ललक भी। बीच में आते कई भूले बिसरे चेहरों को पार करती उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो देख रहा था मुझे, जैसे कोई पंछी टोह लेता है किसी डाल पर बसेरा करने से पहले, जैसे नाविक परखता है लहरों को अपनी नाव किनारे लगाने से पहले। आने वाले एक सप्ताह हम पचमढ़ी घूमते रहे, पर सबके बीच में खुद को और मनीष को तलाशती रही। मुझे लगा जगह मिलते ही मेरे अंदर दबा प्यार फिर पांव पसारने लगा था। पीठ पर पंख उगने लगे थे। मनीष और मेरी नज़रें बार बार टकरा जाती। वो कुछ पल को देखता रहता मुझे। मैं उन आँखों में एक खालीपन देख लेती। पता नहीं क्या चल रहा था उसके भीतर। अब वो नैना का नहीं था, पर मेरे लिए शायद इतना काफ़ी नहीं था। मुझे शायद इंतज़ार था उसका मेरा हो जाने का। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्यार के इंतज़ार में। पहली कहानी की ही तरह मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी बेहद पसंद आएगी। और इजाज़त लेने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे फॉलो करें और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपनों के बीच। तो अब मैं इजाज़त लेती हूँ। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।